अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ राह-ए-गेर बाय मरियम रहीम का 15th एपिसोड लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। आयरा हॉस्पिटल में अपने कमरे में बैठी किसी का मुआयना कर रही थी जब उसका मोबाइल बजा। मसरूफ अंदाज में नाम देखे बगैर मोबाइल उठाया। जी, कौन बात कर रहे हैं? मरीज को कुछ ज़रूरी हिदायत देने लगी। मोहतरम ताबिश अरबाज अलवी बात कर रहे हैं। गाड़ी चलाते हुए उसके लबों पर मध्यम मुस्कुराहट थी। जी कहिए, किस वजह से फ़ोन किया? मोहतरम ने क्या काम है? मरीज चला गया तो सांस भरी। हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए जो आपसे काम पड़ेगा। वो तो हमारी अम्मा ने आपको याद फरमाया है, इसीलिए कह रहा था। क्यों? उन्होंने क्यों याद किया है? हैरानी से पूछा। अब ये तो उन्हें ही मालूम है, मैं क्या कह सकता हूँ। आयरा ने इस्बात में सर हिलाया और पर्स में ज़रूरी सामान रखने लगी। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ताबिश ने उसकी तरदीद की। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी बाहर निकला हुआ हूँ। तुम सारे काम निपटा लो, फिर ले जाऊंगा। आयरा कुछ पल सोच में पड़ी, उसे कुछ खटका। ताबिश, सब ठीक है ना? दोनों के माबेन खामोशी रही। हाँ, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, सारे काम ख़त्म कर लो, आ रहा हूँ लेने। अपनी बात कहते ही फ़ोन मुंतका किया। आयरा कुछ पल ऐसे ही बैठी रही। कुछ ही देर में उसकी कॉलीग ने ताबिश के आने की इत्तला दी। वो दोनों साथ साथ थी जब उसकी कॉलीग ने ताबिश को देखते सरगोशीनुमा अंदाज अपनाया। यार आयरा, तुम्हारा मंगेतर कितना हैंडसम है। कुछ कदम का फासला होने के बावजूद भी मोबाइल हाथ में पकड़े खड़े ताबिश ने अच्छे से बात सुन ली थी। लबों ने मुस्कुराहट को छुआ, गाल सुर्ख हुए। आयरा ने उसकी बदलती हुई हालत देखी। वो उस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद था। कहाँ है हैंडसम लड़का? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। चश्मा सर पर जमाते हुए बोली। चश्मा पहन लो, फिर नजर आ जाएगा। ताबिश ने अपने कदम आगे बढ़ाए और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सादिया दबी दबी सी हंसी। आयरा ने उसे घूरा। सुनो, ये कोई मेरा मंगेतर वंगेतर नहीं है, मेरी किस्मत अभी इतनी नहीं फूटी, अल्लाह का शुक्र है। ऊंची आवाज़ में बोला ताकि वो बआसानी सुन सकें, क्योंकि शीशे नीचे चढ़े हुए थे। मैडम, खुद को बाद में खुशकिस्मत जाहिर करना, अभी चलो। ताबिश ने गाड़ी स्टार्ट की। मेरा गाड़ी में बैठी तो सादिया चली गई। गाड़ी सड़क पर आ चुकी थी। ताबिश के लबों पर अब भी मुस्कुराहट बराजमान थी। कहीं से जलने की बू आ रही है ना? आंखें शीशे पर जमी हुई थी जिनमें खूब शरारत भरी हुई थी। मैं क्यों जलने लगी, बताना पसंद करेंगे? अंदाज तंज लिए हुए था। ताबिश एक आबरू उठाए हुए उसे देखने लगा। तुम्हारी शक्ल पर ही साफ लिखा हुआ है। आयरा ने उसे घूर कर देखा, लेकिन फिर भूख का एहसास जागा तो पर्स से बिस्किट निकाले और फिर खाने लगी। क्या हुआ, आज घर वालों ने खाना नहीं दिया था जो बिस्किट पर काम चला रही हो? आयरा शीशे के उस पार देखने लगी। आज मेरे पास वक्त नहीं था, इसीलिए नाश्ता किए बगैर ही हॉस्पिटल आ गई, फिर इधर भी मसरूफ रही तो नहीं खा सकी। ताबिश को भी भूख का शिद्दत से एहसास हुआ, क्योंकि उसने भी पूरे दिन कुछ न खाया था। ऐसा करते हैं, कुछ खा लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे भी भूख लगने लगी है। आयरा बगैर आंखें झपके हुए उसे देखे गई। दिल ही दिल में वो सोचने लगी थी कि बाहर से वो कितना ही लाउबाली सा दिखता है, अंदर से वो सबका एहसास करता है। आयरा के दिल में ताबिश की मोहब्बत ने ऊंचा मकाम पा लिया था, जिसे उतारना अब आयरा के बस में भी ना था। ताबिश को उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस हुई तो चेहरा उसकी तरफ किया और चुटकी बजाई, जिससे वो होश की दुनिया में दाखिल हुई और संभल कर दोबारा शीशे के पार देखने लगी। दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। क्या मेरे चेहरे पर कोई लतीफ़ा लिखा है? आयरा हंसी और नफी में सर हिलाया। रेस्टोरेंट आ चुका था। वो दोनों अब आमने सामने बैठे थे। उनके आसपास काफ़ी लोगों का शोर था। चम्मच चलाने की आवाज़ भरपूर सुनाई दे रही थी, लेकिन उन सबको फरामोश किए वो ऑर्डर लिखवा रहा था। ऑर्डर लिखवा कर फारिग हुआ तो बराह रास्त उससे हम कलाम हुआ। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। एक बात बताओ, तुम सारा दिन मरीजों से घिरी रहती हो, बोर नहीं होती? आयरा गोया हुई। एक काबिल डॉक्टर जो होता है ना, वो कभी भी अपने प्रोफेशन या उससे रिलेटेड लोगों से बोर नहीं होता। ताबिश का अंदाज ऐसा था जिसे देखकर वो हंसती। वैसे शक्ल से तुम लगती तो नहीं हो काबिल डॉक्टर, मगर तुमने जो कहा है उस पर यकीन कर देता हूँ। आयरा ने मेज पर कोई चीज़ तलाश करनी चाहिए जो उसे मार सके, मगर ऐसा कुछ ना मिला। अगर तुम मुझे काबिल डॉक्टर नहीं समझते तो अपनी माँ का इलाज क्यों करवाते हो, नालायक औलाद? ताबिश ने उसे नालायक कहने पर घूरा, लेकिन फिर संभल कर कहा, वो तो अम्मा तुम पर फिदा है ना, इसलिए। आयरा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। ताबिश उसे देखकर दिल में खुद से मुखातिब हुआ। और अब अम्मा मुझे भी इस लाइन में खड़ा करना चाहती हैं। अल अमान, क्या उन्हें अपने बेटे की ज़िंदगी नहीं प्यारी? अपने आखिरी अल्फाज दिल में कहे,
क्योंकि भरे मजमे में उसके मरने का कोई इरादा नहीं था। उनसे कुछ फासले पर सिपा बड़े इन्हमाक से प्लेट में सजी हुई स्टेक से लुत्फ अंदोज हो रही थी। तभी उसकी निगाह ताबिश पर गुजरी। आंखों में यकलक थी, कई सारे एहसास जागे। आंखों में हकारत ने पनाह ली। उसी वक्त नज़र आयरा पर गई, जो उससे कोई बात करने में मशगूल थी। उसे भी हकारत की नज़र से नवाजा, फिर अपना मोबाइल निकाल कर स्टेक की स्नैप बनाने लगी। ताबिश की नज़र उस पर पड़ी तो खामोशी इर्द गिर्द फैल गई। रेस्टोरेंट में बजते चम्मच की आवाज़ भी बंद हो गई। उसे लगा सारे दर्द दोबारा जाग उठे हैं। उसके आसपास क्या होने लगा था वह फरामोश कर बैठा, हत्ता कि उसे ये तक भूल चुका था वो यहाँ क्यों बैठा है। आखिर 5 महीने की तवील मुसाफत तय करने के बाद उसे देख रहा था। सफ़ेद रंग की आधी आस्तीनों वाली फ्रॉक और स्ट्रेकिंग शुदा बालों पर स्याह चश्मा जमा हुआ था। बिलाशुबा वो उसे प्यारी लग रही थी, मगर अपनी न लगी। आयरा ने उसे खोया खोया महसूस किया तो उसके नज़रों के ताकुब में देखा। एक लम्हा लगा, बस एक लम्हा, सब समझने में। उसी वक्त उसने ताबिश के आगे चुटकी बजाई। कहाँ गुम हो गए? उसके उस तरह करने पर वो हाल में आया और नासमझी से आयरा को देखने लगा। क्या हुआ, सब ठीक है? आंखों में हैरत लिए पूछा। आयरा पुरसोस नजरों से देखे गई। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ताबिश, तुम उस लड़की को क्यों घूर रहे थे? वो दोनों हाथ मेज पर जमाए उसके जवाब का इंतजार करने लगी। ताबिश ने शिकस्ता दिल लिया उसे देखा। यही है वो संग दिल। आयरा ने नज़र मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से सिपा अभी अभी निकली थी और अब मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़े हुए खड़ी थी। चेहरे पर करक तासुरात थे। ये प्लास्टिक की गुड़िया? ताबिश घूरने लगा। अच्छा, सॉरी, मजाक था। न जाने क्यों ताबिश के बताने से दिल में टीस सी उभरी थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गहरा घाव दे दिया हो। अपने दर्द को दिल में छुपाए अब के संभल कर बोली, वैसे देखा क्या था इसमें? उधार के एटीट्यूड के अलावा मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। सही में ये प्लास्टिक की गुड़िया है। ताबिश का कहका गूंजा, मगर उस कहके में वो जान ना थी जो हुआ करती थी। सफा की नज़र भी उस पर पड़ी और गुस्से से गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। सफा को गए हुए 5 मिनट ही हुए थे। ताबिश मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया था। तभी उसे देखती हुई आयरा ने दिमाग में उभरते हुए सवाल को ज़बान पर लाने का सोचा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये सब कब हुआ तो क्या बताओगे? हो सकता है उससे दिल हल्का हो जाए। ताबिश लम्हे में उसी जगह आ पहुंचा था जहाँ से शुरुआत हुई थी। आयरा ने उसके बदलते तासुरात जांचना चाहे, लेकिन वो सर झटक कर सीधा हुआ। अगर तुम नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। उसे महसूस हुआ जैसे वो बताने से गुरेज कर रहा हो। वो खामोशी से दाखिली दरवाजे की तरफ देखता रहा। चेहरे पर तकलीफ उभरी। उसके दिल ने फैसला किया और वो अमल करने लगा। उस दिन वो बहुत उदास लगी थी। मैं उसके पास गया पूछने तो वो हमेशा की तरह गुस्सा हुई। वो उस तरह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उस पर तहकुम आमेज लहजा ही जचता है। घर आकर रात को पूछा तो उसने बताया कि अपनी अम्मी की वजह से परेशान थी। उसके बाद से मैं सिवा को पसंद करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद। बल्कि पसंद एक छोटा लफ्ज़ है। मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। अब मुझे लगता है ये एहसास मोहब्बत से बढ़ चुका है। मैं उससे रिहाई चाहता हूँ, मगर मुझ में रिहा होने की अब हिम्मत नहीं है। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो दोबारा बोला, इस वाक़ये को 5 साल का तवील अरसा हो चुका है, मगर फिर भी मुझे महसूस होता है जैसे ये सब नया नया है। आयरा तवज्जो से उसकी आप बीती सुनने लगी। उसे पता ही ना चला कब आंसू आँख से लुढ़का और मेज़ पर जमे हाथ पर गिरा। कुछ नमी महसूस हुई तो होश की दुनिया में आई। ऑर्डर आ चुका था। वो दोनों अब दूसरी बातें करने लगे। लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर उनके दिल खाली हो चुके थे किसी गहरे एहसास से, उस एहसास से जो उनके पूरे वजूद पर हावी हो चुका था। रात की अंधेरी चादर ने हर सू अपने पर फैलाए हुए थे। बादलों के बीच में हिलाल पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। आयरा कॉफ़ी का मग और किताब लिए हुए दिन भर की थकन के बाद अपने कमरे के टेरेस में मौजूद जाली के बने अपने पसंदीदा झूले पर आ बैठी। सारे दिन में उसके लिए सबसे फराद बख्श वक्त यही होता था जब वो दिन भर की थकन से चूर होकर एक कॉफ़ी का मग और अपनी पसंदीदा किताब लिए उस झूले पर बैठती थी। किताब यूं ही अनछुए रखे कॉफ़ी के छोटे छोटे घूंट लेती हुई वो चांद को तकने लगी। चांद को तकते तकते उसका जहन दिन में होने वाली बातों पर उलझ गया। उसके समात में ताबिश के अल्फाज गूंजे, मैं सिफा को पसंद करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद। बल्कि पसंद एक छोटा लफ्ज़ है। मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। और इन अल्फाज के साथ ही उसकी आंखों से 2 कतरे निकलकर रुखसारों पर बह गए। ये बात उसने जिस दिल से सुनी थी बस वही जानती थी। वो ताबिश का दर्द बहुत अच्छे से समझती थी।
क्योंकि वो खुद भी तो उन्हीं राहों की मुसाफिर बन गई थी। ताबिश से झगड़ते झगड़ते कब वो उसको अपना दिल दे बैठी थी, उसको महसूस ना हुआ। वो और ताबिश राह गैर के मुसाफिर थे। उन दोनों की मंजिल जुदा थी। आयरा की मंजिल ताबिश था और ताबिश की मंजिल सिफा, और सिफा की मंजिल आह। उसने एक ठंडी सांस खारिज की, अपने आंसू पोंछे और बेइख्तियार दिल से दुआ की, अल्लाह जी प्लीज़ ये राज कभी उसको पता ना लगे। मेरा भरम उसकी नज़रों में कायम रहे। मैं उसे खुद से कतराता हुआ नहीं देख सकती। हमारे बीच अब जो ताल्लुक है बस वही कायम रहे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि उसकी दूरी बर्दाश्त कर सकूं। आंखों में आंसू चमका, आंख ने उसे बाहर धकेला। आयरा ने उसे बहने दिया। मैं चाहूँ तो उसे अपना बना सकती हूँ, मगर मैं नहीं चाहती वो दो हिस्सों में बटे। वो आज भी सिफा से मोहब्बत करता है अल्लाह जी। अगर मैं उसे हासिल कर भी लूँ तो भी हार मेरे ही हिस्से में आएगी, क्योंकि वो हो सकता है मुझसे इतनी मोहब्बत ना कर सके। एक तरफा मोहब्बत एक सख्त अजाब है जिसे अब आयरा अली ने सारी ज़िंदगी झेलना था। बिल आखिर उसने अपनी अनछुई किताब को उठा लिया। ये किताबें ही तो थी जो उसको सुकून देती थी। अगर उसके पास ये ना होती तो शायद उसकी ज़िंदगी खाली रह जाती। और एक बार फिर वो किताब में गुम होकर दुनिया व फामिया से दूर हो गई थी। आसमान पर चमकता हुआ चांद भी उस लड़की का राज सुनकर बादलों के आगोश में छुप गया था। हिलाल चांद ने यहाँ भी अपना बसेरा किया हुआ था। कभी बादलों की ओट में छुप जाता तो कभी अपनी तेज रोशनी लिए आसमान पर फिर से फैल जाता। उसे अपनी जगह छोड़े उस कमरे की खुली हुई खिड़की से अंदर झांकें तो देखते हैं फजर के हाथ में वही किताब थी। वो उसे पढ़ चुकी थी, अब देने की बारी थी। साइड से मोबाइल उठाया और कान से लगाए हुए घंटियां सुनने लगी। घड़ी की जानिब नजर घुमाई तो वो 12:30 बजा रही थी। उसे ताज्जुब हुआ। उसने टाइम देखे बगैर ही हाशिर को कॉल मिला दी थी। अब उसे गहरी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हाशिर फ़ोन उठा चुका था। अस्सलामुअलैकुम फजर, खैरियत है? आपने इस वक्त कॉल की? फजर ने आंखें जोर से मीच कर खुद को कोसा। उफ, आखिर क्या सोचते होंगे सर उसके बारे में? वालेकुम अस्सलाम सर, सब खैरियत हैं, बस मैं आयरा को कॉल कर रही थी तो गलती से आपको लग गई, सॉरी। उससे जल्दबाजी में जो बोला गया था वो बगैर सोचे समझे बोल गई। इट्स ओके, मैं वैसे भी जाग रहा था। फजर उठकर खिड़की की जानिब आई। ओह अच्छा, चलिए ठीक है। फ़ोन रखने ही वाली थी जब पीछे से वो बोल उठा, क्या आपने वो किताब पढ़ ली? फजर ने अपना वजूद मोड़कर पलंग पर पड़ी हुई किताब को देखा। जी पढ़ ली, अब आपको वापस करनी है बस। हाशिर हैरान हुआ। एक मिनट, ये तो मैंने गिफ्ट दी थी आपको। अब हैरान होने वाली बारी फजर की थी। जी सर, लेकिन क्यों? आपने मुझे कहा था कि। उसे समझ न आया वो क्या कहे। वो तो बस ऐसे ही कहा था। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया। इससे कबल फजर एक और सवाल कर देती हाशिर ने रोका। तो फिर क्या सोचा आपने ऑफिस के बारे में? फजर के चेहरे पर लम्हे के 1000वें हिस्से में उदासी छा गई। पिछले दिनों से हाशिर के कहने पर उसने खूब सोचा, मगर उसे कोई हल मिलकर ही नहीं दे रहा था। मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा किसके लिए ज्वाइन करूँ। अब दुनिया में मेरा है ही कौन? जो था वो तो चला गया। गले में आंसुओं का फंदा फंसा। हाशिर कुछ पल खामोश रहा। उसके लफ्ज़ों में छुपी हुई तकलीफ को पहचान गया था। आप खुद के लिए ज्वाइन करें। हाशिर के मुख्तसर जवाब पर वो ऐसे ही रही। उससे कोई जवाब न बन पाया। देखें, जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगी कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा और हालात से लड़ना होगा। फजर की आंख से आंसू टपका। मैं थक गई हूँ अब, और खुद के अंदर हिम्मत पैदा करूँ भी तो किस लिए? मेरे पास एक बेटा था जिसकी वजह से हिम्मत मिलती थी कुछ करने की, अब वो ही नहीं रहा तो? उसने सवाल दागा। बेशक आपके बेटा नहीं रहा, लेकिन और भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो दोबारा आपको खड़ा होता हुआ ज़िंदगी में मुस्कुराता देखना चाहते हैं। फजर उसकी ज़ोमाइने बातें ना समझी। मसलन कौन लोग हैं? जैसे आपकी दोस्त आयरा, ताबिश और मैं भी। आंखें बंद किए वो सब बोल दिया जो बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। फजर ने चांद को देखा जो अभी तक चमक रहा था। आपको उन लोगों के लिए वापस मंजर आम पर आना होगा जो आपसे मुखलिस हैं। चांद से नजरें हटाईं और सर तस्लीम खम किया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे कुछ वक्त मज़ीद दरकार है। हाशिर के लब मुस्कुराहट में डरे। एक मनोबोझ दिल से सरक गया था। आप जितना चाहें वक्त ले लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने वापस ज़रूर आना है। उसकी बात सुनी और फ़ोन काट दिया। एक नज़र रामिस की मुस्कुराती तस्वीर को देखा, फिर पलंग पर लेट गई। न जाने क्यों, मगर उसे महसूस हुआ दिल अब मुकम्मल सुकून में है।
ताबिश सियाह यूनिफॉर्म पहने पुलिस स्टेशन में मौजूद था और काफी देर से खोई हुई फाइल्स ढूंढ रहा था, जो ना जाने जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। गुस्से की शिद्दत से माथे पर शिकन पैदा हो रही थी। कहाँ चली गई यार, अभी कल ही तो देखी थी मैंने। जमीन पर घुटने के बल बैठे फैली चीजों में अपनी मतलूबा चीज तलाशने लगा। ये एक पुरानी रद्दी थी जिस पर काफी गंद जमी हुई थी। कपड़े से सारी मिट्टी साफ की। उसी वक्त हाथ में मौजूद फाइल पर एक जाने पहचाने नाम ने अपनी जाने मुतरादिफ किया। हैरानगी भरा तासुर लिए वो उठा और कुर्सी पर बैठा। सियाह रंग के कवर पर सफ़ेद रोशनी से अरबाज अलवी मर्डर केस लिखा था। उसे भी इख्तियार ही वो रात याद आई थी जब फॉक्सी ने उसे कॉल की थी। तब उसने भी अरबाज अलवी के बारे में यही कहा था जो उस फाइल पर दर्ज है। लबों पर हाथ की मुट्ठी जमाए हुए वो सोचने लगा। दिमाग वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे काफ़ी बड़ा झटका लगा था उस वक्त। सोचों को झटका और फिर तवज्जो फाइल पर की। जैसे जैसे वो पढ़ता रहा वैसे वैसे चेहरे के तासुरात बदलते रहे। माथे की रग भड़कती रही। गुस्सा हदों को छूने लगा। मुट्ठी जोर से मेज पर मारी, जिसकी वजह से मेज पर पड़ी हुई चीजें जमी बोस हुई। आज तक जो अरबाज अलवी के अहले खाना को कहानी सुनाई गई थी वो सरासर गलत थी। असल कहानी उस फाइल में मौजूद थी। उसमें लिखा था अरबाज अलवी एक मशहूर मारूफ शख्सियत से उलझ बैठे थे। उनका कोई कामयाब ड्रग्स का कारोबार चल रहा था जिसे अरबाज अलवी ने काफ़ी महारत से मार गिराया था। कामयाबी उनके कदम चूमने ही वाली थी जब अचानक उनके पास रॉन्ग फ़ोन आया। किसी ने उन्हें अपने पास बहाने से बुलाया और फिर उस सब के बाद ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उसके बाद अरबाज अलवी कभी घर न आए। फाइल मेज पर पटकी। खड़ा होकर गहरी सांसें भरी। पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और कॉल करके हसन को अंदर आने का कहा। कुछ ही देर में वो उसके सामने था। ताबिश अब के संभल चुका था, मगर उसके अंदर अब भी जंग छिड़ी हुई थी। अरबाज अलवी मर्डर केस दोबारा खुलवाओ और इससे जुड़े हुए जो भी हकीकत हैं वो मेरे सामने लाओ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। हसन ने एक नज़र उसे देखा, फिर उस फाइल को। मगर सर ये तो काफ़ी पुराना है। अब तक तो। ताबिश ने मेज पर पड़ा हुआ पेन होल्डर उठाया और ज़ोर से ज़मीन पर फेंका। मुझे कुछ नहीं मालूम, जो करना पड़े करो, मगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे इस केस की असल हकीकत चाहिए। सुना तुमने हसन सिराजी? सिर्फ 1 हफ्ता। हाथ की एक उंगली निकालकर बाकी को मुट्ठी में बंद किए दहाड़ा। हसन थूक निकलते हुए अस्पताल में सर हिलाते चला गया। जिंदगी में पहली बार उसने ताबिश अलवी को शदीद गुस्से में देखा था। हसन के जाने के कुछ देर बाद ताबिश आरामदेह अंदाज में कुर्सी पर बैठा था, मगर उसके तासुरात से अब भी गुस्सा झलक रहा था। मैं ताबिश अरबाज अलवी आज ये अहद करता हूँ कि अपने बाप के कातिलों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो गंवा दूंगा। रात का वक्त है। लोग गहरी नींद के आगोश में थे। सिर्फ कमरे में मौजूद उन 2 नफूस के अलावा। मंजर है फॉक्सी के कमरे का, जहाँ वो आरामदेह हालत में मौजूद थी। मास्क से पाक चेहरा, नाइट सूट पहने, बाल जूड़े की शक्ल में बांधे हुए, जिससे कुछ बाल निकलकर गालों को छू रहे थे। वो उस वक्त अपने चाकू से खेलने में मगन थी, जैसे इससे ज़रूरी काम कोई हो ही ना। इससे बिल्कुल अलग थलग बहुत सी शलवार कमीज पहने, बाल अच्छे से बनाए, सोफे पर टांग जमाए हुए उसे घूरने में मगन थे। तुमने बहुत जल्दबाजी दिखाई है समी को मारने में। तुम्हें कुछ तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए था। उनकी आवाज़ में काट थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें अपनी बेटी का ये काम ज़रा पसंद नहीं आया। आपने क्या था जो मैं करूं? अंदाज में तमस्कर भरा था। वो उसके जिस्म में खून सरायत करने लगा। मेरा वाला मामला कुछ अलग था, उसे छोड़ दो फिलहाल। तुम्हारी बात की जा रही है। तुम ये जो करती फिर रही हो पता भी है कितना नुकसान होगा कारोबार को। कुछ कारोबार के तौर पर अतवार भी सीखो, जो कि तुम बिल्कुल भूल चुकी हो। माहौल में कुछ हाइल हुआ जिसकी वजह से तवील मुद्दत के लिए खामोशी रही। फॉक्सी चाकू लिए अपनी जगह से उठी, उनके सामने आई और चाकू की नोक उनके सामने की। चाकू की चमक देखकर पल भर को बॉस की आंखें चुंधिया गई। मेरी बात गौर से सुने आप। आंखों में खोल लिए उन्हें देखे गई। फॉक्सी हमेशा अपनी मर्जी करती आई है, अब भी करेगी। वो लहजे में बहुत कुछ बावर करवा गई थी। बॉस ने पहले चाकू को देखा। माथे पर पसीने की बूंदें आठेरी। जहन में वो दिन आठेरा जब उन्होंने खुद अपनी बेटी को बंदूक थमाकर मारने को कहा था। जहन को झटका, फिर हाथ से उसे परे किया। तुम जो कुछ भी आज हो ये मेरी ही बदौलत है। मैं चाहूँ तो एक झटके में तुम्हें जमी बोस कर सकता हूँ। फॉक्सी के लबों ने तंजिया मुस्कुराहट को छुआ। वो उन्हें यहीं छोड़कर कमरे से बाहर जा रही थी। तभी बॉस का मोबाइल बज उठा। बॉस ने स्क्रीन की जानिब नजर की तो SHO सागर नाम चमक रहा था। पहले फॉक्सी की तरफ देखा, फिर फोन उठाते कान से लगा दिया। क्या हाल है SHO साहब?
فرمائیں कैसे याद सताई हमारी। लहजे में बशासत इख्तियार करते हुए कहने लगे, हालांकि दिल में अलग ही तूफान बरपा था। फॉक्सी हाथ में पकड़े चाकू को अपनी नज़रों के सामने करते चलने लगी। ज़रूरी इतला देनी थी, मैंने सोचा इससे कबल कोई और दे दे, क्यों ना मैं दे दूं। सागर का अंदाज उन पुलिस वालों जैसा था जो अमूमन रिश्वतखोरों का होता है। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा जब फ़ोन आता है कुछ गलत ही सुनाते हो। फॉक्सी सांप का जगह पर बैठी और चाकू आंखों के सामने किए हुए उसकी चमकती धार को बगौर देखने लगी, मगर जब उसकी चमक में खून की नन्ही बूंदें होती तो दिल अलग ही लय पे झूलने लगता था। एएसपी ताबिश अलवी। सागर के ये नाम लेने से बॉस थोड़ा बहुत तो जान गए थे। खबर किससे मंसूब है? क्या क्या है उस ताबिश अलवी ने? फॉक्सी ने चाकू से नजर हटाकर उन्हें देखा। उसने अरबाज अलवी मर्डर केस रीओपन कर दिया है। बॉस हैरानगी से अपनी जगह से उठे और कमरे में चक्कर लगाने लगे। कब, कैसे हुआ ये? हाथ की मुट्ठी बनाकर गुस्से को कम करने की जद्दोजहद करने लगे। फॉक्सी उनके अंदाज पर हंसी। उन्होंने गुस्से से फॉक्सी को देखा और फिर मोबाइल कान से लगाए हुए कहने लगे, तुमने अपनी तरफ से मुकम्मल काम करना है, सुना तुमने? जितने पैसे मांगोगे उतना तुम्हारे मुंह में भरूंगा, बस इस केस को खुलने मत देना। वो अपने लफ्ज अदा किए फ़ोन काटने लगे थे जब फॉक्सी ने उनके हाथ से फ़ोन झपटा और अपने कान से लगाया। ये बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। आप इस केस को खुलवा दें, आगे मैं हूँ। ये कहते ही फ़ोन काटा और मोबाइल पलंग पर फेंक दिया। अब वो बराह रास्त चाकू वाला हाथ सीने पर बांधे हुए बाप को देखे जा रही थी। अभी कोई था जो मुझे कारोबार के तौर व अतवार सिखा रहा था, हालांकि नज़र आ रहा है किसे सीखने की ज़रूरत है। बॉस उसे घूरते हुए वापस सोफे पर बैठे और अस्तराबी अंदाज में टांग चलाने लगे। फॉक्सी उनको देखा देखी में पलंग पर बैठी और पूरी तरह से उनसे हम कलाम हुई। अब आप मुझे सच सच बताएं, असल कहानी क्या है? बॉस ने झूलती टांग रोकी और उसे घूरने लगे। ये मेरा मामला है, इसमें टांग अड़ाने की मुदाखलत तर्क कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फॉक्सी ने आबरू उचकाए। मैं अगर टांग न अड़ाऊं तो हो सकता है आप उस एसपी के हाथों मारे जाएं। बताएं फिर, मंजूर है उसके हाथों मौत? बॉस कुछ पल उसे देखे गए, फिर बताने का फैसला किया। ये 20 साल पहले की बात है। हमारा ये कारोबार बुलंदियों को छू रहा था। मुझे इसमें अरबाज की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने और सिराज ने उसे रास्ते से हटाने की ठानी। फिर एक दिन हमने रॉन्ग कॉल करके धोखे से उसे रेस्टोरेंट बुलवाया। मंजर चश्म पर किसी पुराने रेस्टोरेंट का नक्शा हाइल हुआ। फिर वो खुद को उसी मंजर का हिस्सा मानने लगे। उस रेस्टोरेंट में गहमा गहमी न होने के बराबर थी। ऐसा मालूम होता था ये किसी ने कहकर खाली करवाया हो। सुरमई रंग की मेज़ के साथ उसी रंग की कुर्सी, मेज़ पर 2 गिलास मौजूद थे जिनमें सुर्ख माया झांक रहा था। उनमें से एक गिलास आधा हो चुका था जबकि दूसरा अनछुआ रखा था। गिलास के चमकते शीशे पर नजर डालें तो वहाँ 2 नफूस के चेहरे उभर रहे थे। एक ने स्याह वर्दी पहन रखी थी और दूसरे ने नीले रंग की 3 पीस सूट। वर्दी वाले के शान में कुछ कहूँ तो दिखने के लिहाज में भले मालूम हो रहे थे। नकुश और कदकाठ कुछ देखे देखे से नजर आए। उनके सामने बैठे नफ्स पर नजर करें तो वो आज की बनिस्बत जवान थे। आंखों में ताकत का गुरूर चमक रहा था, लब मुस्कुराहट में ढल रहे थे। दोनों हाथ आपस में बांधकर मेज पर धरे। कैसे हो अरबाज? सुना है आज प्रमोशन हो चुकी है, तुम्हारी मुबारक हो। हाथ बढ़ाकर मिलाना चाहा मगर अरबाज अलवी ने सर हल्का सा झुकाकर मुबारकबाद वसूल की। झूठ बोलकर बुलाने की वजह जान सकता हूँ? अरबाज अलवी के लहजे में सर्द मेरी छाई हुई थी। बॉस ने जोरदार कहका लगाया। अरे वाह, तुम तो फौरन समझ गए। अरबाज के लबों ने एक बार फिर हल्की सी मुस्कुराहट को छुआ। जब आप जैसे लोग इस तरह बुलवाएंगे तो कौन नहीं समझेगा। बॉस ने सुर्ख माया वाला गिलास उठाया और लबों से लगा दिया। अरबाज की निगाहों ने वो मंजर देखा, फिर दोबारा अपनी बात कही। जिनके पास अकल होगी वो तो आराम से जान जाएंगे कि आपको ट्रैप किया जा रहा है। बॉस ने तायदी अंदाज में आबरू उचकाए। चलो अच्छा है, हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। हमारी जान छोड़ने की कितने लोग हैं? अरबाज अलवी ने मेज पर हाथ जमाए और उनकी आंखों में देखते हुए कुछ लफ्ज अदा किए। मेरा शुमार उन लोगों में से होता है जो सच और हक की राह पर चलते हैं, उन लोगों में से नहीं जो हवस और पैसों की लालच पर चलते हैं। बॉस ने अस्बात में सिर हिलाया। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम मर भी सकते हो। अरबाज की आंखें एक मुहिब वतन की तरह चमकी। तुम मुझे भले ही कितना डराने की कोशिश क्यों ना कर लो, मैं ऊपर वाली जात के अलावा किसी से नहीं डरता। और रही बात मौत की,
तो उसने जैसे मेरी मौत लिखी होगी, मुझे कबूल है। सीने पर हाथ रखते अपनी बात कहते वो खड़े हुए। अभी कुछ कदम दूर ही गए थे जब बॉस की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, एक बार फिर मेरी ऑफर के लिए सोच लो, फिर ये मौका फराहम नहीं होगा। अरबाज अलवी ने पीछे मुड़ते हैं वही लफ्ज़ कहे, मैं अपना जवाब दे चुका हूँ। लबों पर मुस्कुराहट सजाए और माथे तक हाथ ले जाते हुए सलाम किया, फिर चले गए। बॉस ने उनके जाने के बाद मोबाइल उठाते कान से लगाया। काम आज ही तमाम हो जाना चाहिए और साथ साथ उसकी बॉडी हॉस्पिटल भिजवा कर उसके घर वालों को भी इत्तला कर दूं। हुक्म जारी करते ही उनके लबों को एक मखसूस मुस्कुराहट ने छुआ। आहिस्ता आहिस्ता मंजर छटा और वो हाल के सरहदों पर दाखिल हुए। फिर इसी तरह मैंने सिराज को कहकर उसे दुनिया से रुखसत करवाया। फॉक्सी ने सारी रोदाद खामोशी से सुनी। आखिर में इतना बोली, इंसान को हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। आप उस वक्त कुछ कारोबार को सीख जाते तो आज ऐसा ना होता। बात के इख्तिताम पर वो कमरे से चली गई और बॉस पुरसोच अंदाज में वहीं बैठे रहे। उन्हें अब कुछ ना कुछ करना था क्या, मगर वो समझने से कासिर थे। आसमान की ओर से चांद ने झांका तो स्याही में थोड़ी कमी आई। चांद की रोशनी में नजर आते हुए कमरे की तरफ देखें तो वहाँ एक लड़की सियाह लेदर की जैकेट के साथ कार्गो पैंट पहने कमरे की बत्ती न होने के बराबर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाते आईने की तरफ बढ़ने लगी थी। अंधेरे के बाद चेहरे के तासुरात ठीक से नजर न आए। उस लड़की ने हाथ में बगैर उंगलियों वाले दस्ताने पहने थे और उनमें कोई सियाह चीज थामी हुई थी जो झांकती चांद की रोशनी की मदद से देखें तो कोयले का पता दे रही थी। अब वो आईने के सामने हथेलियों के बल खड़ी थी। उसमें नजर आते हुए अपने अक्स को देखा। मेरा नाम ऐश है, एक राख का ढेर, आग के बाकियात, वो आग जो बुझ चुकी है, वो आग जो अपने अंदर एक इंतकाम रखती है। अब मैं अपने बका की जंग खुद लड़ूंगी और सबको जलाकर राख कर दूंगी, क्योंकि मैं हूँ ऐश, एक राख का ढेर। आईने की तरफ हाथ बढ़ाया और उस पर नाम लिखने लगी, ऐश, एक राख का ढेर। अपना काम सर अंजाम देते उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट रेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुस्कुराहट खतरनाक हंसी में ढली। कदम पीछे की तरफ बढ़ाए, पलंग से अपने स्याहेद उठाकर सर पर जमाया और कमरे से निकल गई। आज फिर बादलों ने सूरज को अपनी आगोश में छुपा लिया था, लेकिन सूरज भी जिद पर था। बार बार बादलों को परे करते हुए पूरे आसमान पर बराजमान हो रहा था। फजर आज रामिस की कब्र पर आई थी और हाथ उस कब्र पर फेर कर रामिस को महसूस कर रही थी। आंखों में आंसू थे। वो जब से आई थी ऐसे ही बैठी हुई थी, खामोश। अपने मरे हुए बेटे से काफ़ी शिकवे करने थे, मगर वो चाहकर भी उन्हें ज़बान पर न ला सकी। वो अपने आप में मगन थी जब दो सियाह बूटों पर नज़र पड़ी। वो चौंक कर खड़ी हुई, उन जूतों से नजरें उठाकर उस चेहरे की तरफ देखा और आने वाले की आंखों में झांका तो उनमें जहां भर की मासूमियत थी। सफ़ेद शर्ट के आस्तीन मोड़े, कोट कोहनी पर लटकाए हुए, बाल बिखराए, वो भी उसे ही देख रहा था। आप यहाँ? फजर ने हैरानी से पूछा। जैसे आप अपने बेटे से मिलने आती हैं, वैसे मैं भी किसी से मिलने आता हूँ। फजर ने दुपट्टा दुरुस्त किया जो उठने की वजह से सर से सिरक गया था। हाशिर ने उस पर अपनी नज़रें झुका दी। फजर को अपनी जगह पर छोड़ वो अपने प्यारों की कब्र पर आया। आंखों में आंसू थे, संजीदगी चेहरे पर छाई हुई थी। फजर ने मुड़कर उस जानिब देखा तो कुछ ऐसा था जो उसके सामने पोशीदा हुआ। वो मुताज्जुब अंदाज में देखे गई। यकीन करने से दुश्वारी का सामना हुआ। उसने पहली बार हाशिर को टूटी हुई हालत में देखा था। उसे इस तरह देखने से दिल में कुछ चुभा, फिर शदीद तकलीफ से आशना भी हुई। आंखों में आंसू तैरने लगे। उन कब्रों के पास पहुंचकर दुआ अंदाज में हाथ उठाए और फातिहा पढ़ी। हाशिर को फजर की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। दोनों के बीच गहरी खामोशी हायल हुई। यह उन दिनों की बात है जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। हमारा लास्ट पेपर था। मैं अपना पेपर कंप्लीट करके अम्मी को तलाश कर रहा था, मगर मुझे वो ढूंढने पर भी ना मिली। क्लास फेलो से पूछा, उसके बताने पर कैंटीन गया। तभी एक आवाज़ गूंजी। उस आवाज़ ने लम्हे के अंदर अंदर मेरी सारी जमा पूंजी ख़त्म कर दी। ये आवाज़ एक ज़ोरदार धमाके की थी जो कैंटीन से आई थी। उस आवाज़ को सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। मैंने कैंटीन के अंदर कदम रखे तो हर तरफ गाढ़ा खून था, जगह जगह लाशें थीं। उनमें से एक लाश मेरी माँ की भी थी। मुझे यकीन करने में दुश्वारी हुई। मैं काफ़ी देर समझता रहा कि शायद हो सकता है ये कोई ख्वाब हो, मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं था। ये अटल हकीकत थी जो मेरे सामने बड़ी शान से खड़ी थी।
फजर पत्थर की बनी जगह पर फासले पर बैठी थी। खैर, फिर लाश की तरफ बढ़ा। मुझे महसूस हो रहा था मेरे कदम किसी ने जंजीर से पेवस्त कर दिए हों। मैं चलने से कासिर था, लेकिन हिम्मत मुस्तमा की और उस तरफ आया। खून से लथपथ लाश मेरी माँ की ही थी। उस वक्त हर जानिब आहो बका थी। मैं भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी ने आकर मेरा कंधा पकड़ा और फिर मेरी माँ की लाश को उठाकर स्ट्रेचर पर डाला। काफ़ी हिम्मत पैदा की, खुद को सहारा दिया और उनकी सारी रस्मात अदा की। अब घर में बस मैं ही रह गया था। मेरे बाबा को ब्लड कैंसर था। उनका इंतकाल अम्मी से 6 महीने पहले हुआ था। चेहरा झुकाए वो दिल खोलकर पहली दफ़ा उसके सामने रो दिया था। उसके रोने से फजर के दिल में तकलीफ उभरी, वैसी तकलीफ जैसी रामिस की मौत के वक्त नसीब हुई थी। वो तसल्ली के कुछ अल्फाज अदा करना चाहती थी, मगर उसके पास उसका हक ना था। पुरसकून माहौल में कुछ अजीब सा छाया हुआ था। काफ़ी देर रोने के बाद हाशिर को अपना आप हल्का फुल्का महसूस हुआ तो सुर्ख मतवरम आंखें उस पर जमाई। वो उसी तरह उसे देख रही थी। उसकी आंखों पर नजरें पड़ी तो वो अलग ही नज़ारे पेश कर रही थी। बताने का मकसद बस इतना था कि बाज़ दफ़ा जब आप अकेले फील करें तो आपका दिल करता है कोई हो जो आपको सुने। आज जब मैं यहाँ आया और आपको यहाँ देखा तो बस दिल क्या बता दूँ, क्योंकि अंदर कहीं मुझे यकीन था कि आप ज़रूर सुनेंगी। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी का राज रहा। फजर ने रामिस की कब्र को देखते हुए कहा, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि जिस बारे में आप सोचते भी नहीं हैं वो आपके साथ रोनुमा हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ। मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी यूँ अचानक से बदलेगी। अगर मुझे मालूम होता मेरा बेटा मुझसे दूर जाने वाला है तो मैं उसे कहीं छुपा लेती, मगर ये मेरे बस में नहीं था। नज़रों का रुख उस तरफ किया जो सर झुकाए हुए आंसू रोकने की जद्दोजहद में था। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। अपनों को खोकर जो तकलीफ़ मिलती है वो शायद दुनिया की सारी तकलीफ़ों से बड़ी होती है। वक्त के साथ साथ आप में सब्र आ जाता है, मगर उनकी कमी बहुत महसूस होती है। जो पल आपने उनके साथ बिताए होते हैं वो बार बार किसी तकलीफ दे याद की तरह आपके सामने आ जाते हैं। सांस भरी फिर दोबारा बोलने लगी। वो अब खामोशी से कब्रों को देखते हुए उसे सुनता रहा। उसके बोलने से दिल में छुपी हुई तकलीफ को मरहम मिल रहा था। यही तो ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में आपके बहुत से अपने छूटेंगे। उनके चले जाने से ना किसी की ज़िंदगी रुकी है ना कभी रुकेगी। मरने वालों के साथ कभी भी कोई नहीं मरता, उसे अपनी ज़िंदगी उनके बगैर जीनी पड़ती है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जिसे हर तरह से चुकाना होगा। इसमें बहुत सी तकलीफ़ें भी आएंगी जिसको आपने सब्र से हल करना होगा। वो आखिर में मुस्कुराई तो हाशिर ने अपनी खामोशी को तोड़ा। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे सुनने के लिए आपका शुक्रिया फजर। भूरी आंखों ने शहद आंखों की तरफ देखा जिनमें ज़माने भर की मोहब्बत थी। कोई बात नहीं, शायद ये सब भी किसी दिन होना लिखा था तो वो आज हो गया। अब के हाशिर खुलकर मुस्कुराया। आंखों में जो नमी थी उनको पोंछता और उठ खड़ा हुआ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। फजर मना करने लगी थी जब वो कह उठा, प्लीज़। शहद आंखें भूरी आंखों में देखती रही जो काफ़ी चाह से उसे देख रही थी। वो कशमकश का शिकार हुई। आखिरकार कुछ देर सोच विचार के बाद उठ खड़ी हुई। ठीक है। हाशिर दिल से मुस्कुराया, फिर हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। फजर आगे बढ़ी, फिर वो दोनों कदम से कदम मिलाकर उस वीरान कब्रिस्तान से ओझल हो गए। 2 महीने बाद अंधेरी रात की स्याही उस जगह गालिब आने लगी थी। सड़क के इर्द गिर्द लंबे कदावर दरख्त अपनी जड़ें मजबूत किए हुए शान से खड़े थे। पथरीली सड़क पर मसनूई कुमकुमें जल जल कर मध्यम होने लगे थे। किसी जीरू का नामो निशान नहीं था। इर्द गिर्द जमीन बोस पत्तों को देखकर मालूम होता था सालों से यहाँ किसी का गुजर ना हुआ हो। ऐसे में 2 सियाह गाड़ियाँ आमने सामने आकर खड़ी होती हैं, जिनमें से 2 नफूस उतरते दिखाई देते हैं। सियाह गोथक कोट पहने लड़की ने ज़मीन पर कदम रखा। आज उसका चेहरा मास्क से पाक था। कुछ कदम चलकर गाड़ी के बोनट से टेक लगाई। मुकाबिल खड़े हुए सफ़ेद आधी आस्तीनों वाली शर्ट पहने हुए शख्स को देखा जो अपनी गाड़ी से निकलकर उसी के अंदाज में सीने पर हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ। दोनों के माबैन कुछ खामोशी रही। दोनों बगैर पल के झपकाए हुए एक दूसरे को देखने लगे। सफ़ेद शर्ट वाले ने पैंट की जेब में झांकते हुए पिस्तौल पर हाथ रखा। गोथक कोट वाली लड़की के लबों पर ये सब देखते हुए मुस्कुराहट ठहरी, एक मखसूस मुस्कुराहट, जैसे वो जानती हो उस जेब में क्या हो सकता है। मसनूई कुमकुमों की मदद से देखें तो लड़की के लब हिलते हुए नजर आए। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम आ जाओगे।
اس کی آواز میں گہرا تمسکر تھا۔ اس شخص کی آنکھیں رات میں کچھ الگ ہی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ قریب سے دیکھا جائے تو ان میں درد بنا تھا، ایسا درد جو اس کے مقابل کھڑے وجود سے بھی آشنا تھا۔ تمہاری پکار پر میں کب نہیں آیا؟ آنکھوں سے نکلتی ہوئی نمی کو واپس اندر کی طرف دھکیلا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ لڑکی کے لبوں پر پھر مسکراہٹ رینگی، پھر دھیمی آواز میں کچھ کہا۔ ہواؤں کے دم سے آواز اڑتی بادلوں میں جا پہنچی۔ جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔